अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। दिलचस्प हो गई है सूरत हाल, और ख़ास तौर पे जब देख रहे हैं हम कि जो पार्लियामेंट में सूरत हाल बनी, उस दिन हमने देखा कि मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स वगैरह आई जिसमें साफ वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ना माना जाए। फिर हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो एक अटैक जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और अब ये भी है कि शायद मौलवी हज़रात जो हैं वो भी कुछ फतवे वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं। काजी फ़ायद ईसा साहब का जो क्यूरेटिव रिव्यू जो था उसको वापस किया गया, वो भी एक सिलसिला है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इतलात के मुताबिक 10 अरब रुपए जो हैं वो जारी हुए हैं। अब ये कहाँ तक दुरुस्त बात है ये भी ज़रा देखना पड़ेगा। क्या फ़ौज के साथ जो मामला चल रहे हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर इसमें जो NSC की मीटिंग में हमने देखा है कि फ़ौज ने जो हमारे जो तीनों आर्म्स आई में थी, एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी, और चेयरमैन जॉइंट भी थे, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं उनका भी और बाकी लोगों का भी सुना है कि उन्होंने खामोशी ज़्यादा इख्तियार की है वहाँ पे, और उन्होंने अपने आप को सियासी मामलात से दूर रखने की कोशिश की है। फिर यह है कि इसका सारी सूरत हाल जो है इसको हम कैसे इसको देखेंगे कि क्या इसका असर पड़ेगा। क्या न्यूट्रल जो हैं वो वाकई न्यूट्रल हैं, क्या वाकईतन चीफ जस्टिस जो हैं उनके हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये बड़ी दिलचस्प सी और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल बन गई है। इसका ज़रा तजिया करते हैं और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब से। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सोहेब भाई, ये जो मामला चल रहे हैं ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हमने जो मीटिंग देखी उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की वो तो ये थी कि जी वो आएंगे और हमारे साथ हमें फुली सपोर्ट करेंगे और हम जो भी कर रहे हैं वो कहेंगे जी ठीक है आप वो करें। और ये जो मामला हमने देखे उसके बाद जो इलामिया आया उसमें तो कोई सियासी वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। वो सिर्फ उन्होंने ये कहा जी कि ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है और दहशत गर्दी के मामला हैं। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं और ये मामला किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। शुक्रिया सर। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खामोशी है ना वो भी नीम रजामंदी होती है। बड़ा एक पुराना सा मुहावरा है। हाँ हाँ। तो इस मामले में भी खामोशी जो है वो कोई तकरीबन 50% जो है नीम रजामंदी है। अब आप देखें कि अलामिया में उन्होंने बड़ा खुल के एक टॉन्ट की है साबका हुकूमत पे कि उन्होंने जो रिहा किए हाँ, TTP तालिबान के के लोग। लोग उसकी वजह से टेररिज्म राइज कर गया। यानी टेररिज्म की डायरेक्ट जिम्मेदारी अलामिया में डाल दी गई साबका हुकूमत पे। अच्छा, अब साबका हुकूमत पे जब हम कहेंगे तो क्या अफगानिस्तान के इशूज किसके कंट्रोल में थे? मुंतखब हुकूमत के कंट्रोल में थे या जो एक पसे पर्दा हुकूमत चल रही है तो उसके कंट्रोल में थे? हाँ हाँ। क्योंकि हम ये देखते रहे कि जितने भी बाहर से अहम लोग आए हैं वो 2 लोगों के पास जाते रहे, बसा औकात सिर्फ एक ही शख्स के पास जाते रहे। वो शख्सियत थी कमर जावेद बाजवा साहब। हाँ। हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी 90% पाकिस्तान में मिनिस्टर्स के पास होती नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी नहीं थी, और जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है वो भी बैरूनी दौरे तो बहुत कर रहे हैं। आज ही एक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो बिलावल ने छोड़ा हो। फिर नीचे किसी ने रिमार्क दे दिए कि हाँ कोई ऐसा मुल्क बिलावल साहब ने नहीं छोड़ा जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में शामिल ना हो। यानी वो उन मुल्कों के दौरे कर चुके हैं जो उनके लिस्ट में शामिल नहीं है। ज़ाहिर लिस्ट में तो 193 है, मुल्कों को वैसे कहते हैं कि 197 है, तो 4-5 मुल्क उन्होंने वो भी ढूंढ लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं है। ये एक ऐसे ही हल्की फुल्की बात चल रही है। हाँ हाँ। अब कहने का मकसद ये है कि खारजा पॉलिसी कभी भी जो है वो स्टेट के उसमें स्ट्रक्चर में नहीं रही जिसको मुंतखब हुकूमत कहते हैं, मुकन्ना है या इंतज़ामिया है। ये हमेशा से ही आप देखें ना, अयूब खान के पास थी जब वो जर्नैल थे, यहिया खान के उसके पास थी अपना जनरल ज़िया के पास जब वो जर्नैल थे। और जब जुनेजो ने मुआहदा करना चाहा अफगानिस्तान के साथ जो 1988 में हुआ, तो इस मुआहदे के नतीजे में नीचे से जो लोग थे, जैसे इस वक्त दिफा पाकिस्तान कौंसिल बन गई और मंजर-ए-आम पे भी आ गई, उस वक्त भी एक इसी तरह की कौंसिल बनना शुरू हो गई और जुनेजो के खिलाफ एक एहतजाज शुरू हुआ और हुकूमत बरतरफ हो गई। तो सिविल गवर्नमेंट जो है यानी मुंतखब हुकूमत जो है वो उमूमी तौर पर खारजा पॉलिसी को नहीं देखती। तो मैं तो ये साफ तौर पर कहूँगा कि जो साबका दौर में भी पॉलिसियाँ बनी वापसी की, तालिबान के खिलाफ मुकदमों की, उसमें भी कभी भी ये लोग शरीक नहीं रहे। ये लोग से मतलब मुंतखब लोग। तो जो इमरान खान के दौर में हुआ होगा वो ज़ाहिर है उन्हीं लोगों ने क्या होगा जो न्यूट्रल्स हैं या पसे पर्दा हुकूमत चला रहे हैं। बल्कि उनके ज़माने में तो आपको याद होगा मुराद सईद वगैरह ने और उनके साथी जो थे उन्होंने तो इसके ऊपर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अब ये क्या कर रहे हैं और क्यों इनको यहाँ पे अब बसा रहे हैं। तो ये तो उल्टा हुआ। खास तौर पे जो KPK से क़यादत थी इनकी, उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस थी कि ये इसको ना किया जाए। और पंजाब के भी लोग जो कहते हैं ये ना किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है पीछे से जब कुसुम नेड़े के खुदा
तो जब वो वाली पोजीशन हो, हुँ, हुँ। फिर ले फैसले करने लेकिन पड़ते हैं। लेकिन सोहेब भाई, अब ये जो अब हम देख रहे हैं सूरत-ए-हाल कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक फ्रंटल अटैक है नून लीग का, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जैसे ही हमने ये देखा है कि एलामिया में उस तरह का जो एक्सपेक्टेड रोल होना चाहिए था फ़ौज की तरफ से, जब उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा है कि नहीं हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने अपना इजलास किया है, और उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर कही हैं कि जी हम इलेक्शन के भी हक़ में हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू भी होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी अटैक के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। और उससे मुझे लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्टेंस कर रही है हुकूमत से। डू यू एग्री विद दिस? है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो चूंकि बड़े घाघ और सही मानों में जिसको कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, वो उस तरह के लोग हैं। और ये वो सिचुएशन पैदा कर रहे हैं जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कहा था कि आप तो बाहर बाइकआउट कर रहे हैं और यहाँ आप समाज के लिए क्यों तशरीफ लाए, जब नायब से हाँ। उन्होंने सवाल किया था। अभी अगर आप देखें तो जो कौमी में असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ चीफ जस्टिस और खास तौर पर अदलिया का जो ये वाला बेंच है इसके खिलाफ, तो उसमें दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, बिलाशुबा वो हर चीज़ में तनकीद में पेश पेश होती है, तो उनको पहले नंबर पे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है मिस्टर नवीद कमर। अच्छा, नवीद कमर क्यों है? पंजाब से लोग उसके इतने नहीं है जितने सिंध से लोगों ने साइन किए हैं। पीपल्स पार्टी के बेताशा लोगों ने उस रेजोल्यूशन पर साइन किया जिस पर उन्होंने करारदाद को सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करने की कोशिश की, हर लिहाज से, नजरियाती तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी। अगरचे सिर्फ 42 अरकान के साइन है, पंजाब से तो 183 मेंबरान को अपनी असेंबली में बैठ तशरीफ फरमाए, तो 342 के अवान में से सिर्फ 42 लोग मिले थे जो करारदाद पे साइन करें। इन 42 में से भी बहुत से सिलेक्टेड हैं। हाँ, सिलेक्टेड माने वो जो मखसूस नशिस्तों पे आए हुए हाँ, हैं, सवा-3 है या रमेश कुमार टाइप जो लोग अपने की निशस्तों को मिनॉरिटीज़ के जो, थे। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये मतलब सिलेक्टेड लोग जो ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कैसे सुप्रीम कोर्ट चाहिए, जिनको मतलब आटे दाल का भाव नहीं पता, भी आप बाहर निकल के पूछ लें तो उनको नहीं पता होगा। हाँ। पीपल्स पार्टी जो है वो बज़ाहिर डिसएसोसिएट भी करती है और फिर एसोसिएशन में भी रहती है। नियाज़ नाइक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से गए थे ना सर। लेकिन जो भी पीपल्स पार्टी का ओपिनियन है, अयाज तर्जुमान नाइक, कह रहा है, हाँ, बहुत सारे नियाज़, तो इसी वो तरह तो जो फोत हो गया। नहीं, नहीं, सॉरी, हाँ, अच्छा, इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कमरुमान कायरा साहब दे रहे हैं, वो भी एक बैन है मौक़िफ़। फ्राइडे टाइम में राइट आर्टिकल भी लिखा है जो आप बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है। लेकिन अगर हम कौमी असेंबली के अंदर देखें तो सबसे हार्श तकरीर बिलावल भुट्टो की थी। कौमी असेंबली के अंदर जब जस्टिस काजी फायद ईसा का डिसीजन आया था तो सबसे जो खौफनाक तकरीर थी वो बिलावल भुट्टो साहब की थी। उन्होंने नहीं बात की जो जेनोसाइड के बारे में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का हुआ। अभी हाँ, मैं नहीं सर किया। आपको एक और बात बताऊं कि फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर रहा है वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को। जो इस वक्त उसकी रिपोर्ट लेटेस्ट आई है 2003 के बारे में, रिस्क की जो कंट्रीज है उनके बारे में, तो चौथे नंबर पे जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम लिखा है, पहले नंबर पे तो उन्होंने डेट सर्विसेज जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, यानी वर्ल्ड बैंक के ख्याल में जो रिपोर्ट है उसकी रिस्क से मुतालिक, उसमें हाँ। उसने ये कहा है कि पहले नंबर पे पाकिस्तान कर्जों के जंजाल में फंसा हुआ है, और चौथे नंबर पे उसने मैं फेल स्टेट में के खाने में डाल दिया कि मैं भी कि ये फेल स्टेट हो सकता है। अब मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक की नज़र में पाकिस्तान जो वो यमन, श्रीलंका और सूडान जहाँ खाना जंगी हो रही है, चिली जहाँ खाना जंगी हो रही है, इस तरह के जो मुल्क है, अल सल्वाडोर जो कई अरसे से, आज के नहीं, एक अरसे से जो बहरान में मुब्तला हैं, जहाँ पे बाकायदा असलाह के साथ जंग हो रही है, उन मुल्कों की फहरिस्त में डाल के ये कह दिया है कि ये रिस्क के मामले में ये फेल स्टेट हो सकता है। लेकिन हमारे ना दफ्तर ख़ारिजा को पता है, ना दफ्तर ख़ज़ाना को पता है, क्योंकि ये सारे महकमे जो हैं इनकी डायरेक्शन एक है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के वाक़े सुप्रीम कोर्ट की इमारत। तो जब तक ये इस इमारत से निकलेंगे नहीं, ये अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेंगे। सही बात है। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएं कि ये जो अब सूरत हाल है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इन फाइटिंग देख रहे हैं, और फिर अतर मिनल्ला साहब का जो भी उनका भी इख्तलाफी नोट जो आ गया है, क्या एक तो ये बताएं कि उसकी कुछ वैल्यू है, और क्या ये जो इन फाइटिंग है इसका कुछ प्रेशर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर होगा, और ये जो कहा जा रहा है कि वो रिज़ाइन दें, क्या उन्हें रिज़ाइन इस तरह देना चाहिए, और क्या वाक़तन उनके ऊपर प्रेशर है जी इसका? शुक्रिया। देखिए, एक जर्नैल था, उसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक स्टेटमेंट दिया था जब उसको बताया गया कि फ़लाँ मुल्क ये करना चाह रहा था जंग अज़ीम के दौरान।
तो उसने कहा कि जो घूँसा जंग अज़ीम के बाद याद आए, वो अपने मुँह पे मार लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, वो डिसीजन पे डिसीजन दिए चले जा रहे हैं। 5 फैसले आ चुके हैं एक केस 5 के सिलसिले फैसले में। एक केस में, हाँ, हाँ। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जज कौम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। एक लफ्ज़ यहाँ पे एक मेरे दोस्त जो बोलते थे, बहरहाल कोई बुरा ना मान जाए कि ये गलत हो गया। तो ये मतलब फैसला एक ऐसी उलझन में डाल रहा है कौम को। और नंबर 2 ये है कि इसके लिए तो मैं अली बाबा 40 चोर में जो एक दर्जी होता था ना, जिसने सिया था बैठ के उसको ताकि हुँ, बॉडी बन जाए, और हमें एक अली बाबा 40 चोर में से उस दर्जी को लाना पड़ेगा जो फैसलों को सी के एक फैसला बना दे। 4 हुँ, फैसले जो जजों ने किए उनको सीना पड़ेगा आपस में, उनको कंपाइल करेंगे तो एक आई मीन एक फैसला बनेगा। कौम ये सोच रही है, मैं ये आपको नब्ज़ बता रहा हूँ कौम की, हुँ, वो ये सोच रही है कि 4 जज इकट्ठे बैठ के इकट्ठा फैसला क्यों नहीं लिख सकते थे। अब मैं आपको हाँ, ये भी अर्ज़ कर दूँ कि कौम ये भी कह रही है इस वक़्त, जो मुख़्तलिफ़ लोगों से मैं मार्केटों में उधर-उधर सुन रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जज बारी-बारी ये कहे बगैर कि हमने ये जो ऑर्डर दिया ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो वो एक ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते चले जा रहे हैं कि नहीं ये वो शॉर्ट ऑर्डर था, ये कंप्लीट ऑर्डर है। क्योंकि जब 2 जज अलग हुए थे, जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब और उनके साथ दूसरे, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि ये शॉर्ट ऑर्डर है। वो तो सिंपली हुँ, साइन किया, 4 लाइनों में साइन करके अलग हो गए। अब पता लगा कि वो शॉर्ट ऑर्डर था, जिस पे कहीं ये लिखा ही नहीं था कि वो शॉर्ट ऑर्डर है। हाँ, इसी तरीके से अब लोग ये कह रहे हैं कि वो जो 2 जज अलग हुए थे, पहले इब्तदाई मरहले में जिन्होंने कहा कि हम केस का माइंड जिसके बारे में कहा गया, इन्होंने माइंड शो कर दिया है कि हियरिंग होनी चाहिए, तो उनको अलग हो जाना हाँ, चाहिए, मज़ाहिर नक़वी वगैरह। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि उनको भी फैसला दे देना चाहिए कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, फिर ये फैसला दोबारा हुँ, 9-4 का हो जाएगा। उन जजों को भी जो 2 अलग हुए हैं, उनको भी ये फैसला उनका देना बनता है इस सिचुएशन में, उनको दे देना चाहिए ताकि कौम को बिल्कुल 9 रुकनी बेंच के साथ एक हुँ, क्लैरिटी हो जाए कि वो क्या सोच रहे थे। अब मैं एक और बात अर्ज़ कर दूँ, ये कहना है कि जी जज अगर बायस हो गए तो नहीं सुनना चाहिए। आपको मीर शकील उर रहमान वर्सेस आपको जो मुबश्शिर लुकमान का केस था, जो जस्टिस अपना ख्वाजा साहब के पास गया था, हुँ, जिन्होंने जवाद ख्वाजा जिन्होंने उर्दू का भी बड़ा फैसला दिया था। तो हाँ, उन्होंने उनसे कहा गया कि आपकी तो रिश्तेदारी है मीर साहब फैमिली के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला इंसाफ के साथ देना है। ये जज के ज़मीर की बात है कि वो हुँ, किसी अज़ीज़दारी के बावजूद अपने आप को अलग करता है कि नहीं करता। हाँ, जस्टिस जवाद ख़ाजा ने अपने आप को अलग नहीं किया और उनका फैसला मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ गया। हुँ, अब मौजूदा सिनेरियो में तो मुबश्शिर लुकमान को ऐसे सारे दफ़न केसेस निकाल लेने चाहिए कि भाई हम क्योंकि वो भी जज रिश्तेदार थे तो उन्होंने फैसला गलत दिया होगा। क्योंकि माइंड शो कर दिया उन्होंने पहले केस जब उनके पास आया तो। हाँ, तो सर ये जो माइंड शो करना है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी भयानक सिचुएशन पैदा हो गई माइंड शो। देखिए अब तक तो कोर्ट के प्रेसिडेंट ये थे दुनिया भर में, पाकिस्तान की बात नहीं हुँ, कर रहा, इंडिया में ले लें आप, यूरोप में ले लें, दुनिया भर में एक प्रेसिडेंट चला आ रहा है जो एंग्लो सैक्सन लॉ का बेसिक है कि जिन जजों ने सिंगल बेंच में या डीबी में फैसला दिया होता है, वो डीबी में या फुल कोर्ट में लाज़मी शरीक होते हैं, हुँ, लाज़मी शरीक होते हैं। हुँ, अब इन्होंने कह दिया कि वो तो पहले माइंड दे चुके हैं तो उनको आगे शरीक ही नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के मतलब हमने जुडिशियल सिस्टम को एक वो कुल्हाड़ा मार के जो नरेंद्र मोदी अपने भारत में मार के मुसलमानों की इमारतों को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के जो रूल रेगुलेशंस हैं अमली हुँ, तौर पे बुलडोज़ हुँ, कर दिया है। हुँ, एक सोच जो थी ना कि सिंगल बेंच के फैसले डीबी सुनेगा जिसमें सिंगल बेंच का जज शामिल होगा। डीबी हाँ, का फैसला अच्छा इसमें जो इन्होंने लॉ बनाना चाह रहे हैं अभी जो रफड़ में है, उस लॉ में इन्होंने कहा है कि सबसे अहम आर्टिकल इन्होंने करार दिया आर्टिकल 10 को कॉन्स्टिट्यूशन के, हुँ, आर्टिकल 10 को और आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 के साथ या 25 ए भूल गए और 10 के साथ ये भूल गए कि आर्टिकल 10 की वायलेशन इस वक़्त 4000 लोगों के साथ मुल्क भर में हो चुकी है। हुँ, आर्टिकल 10 जो है वो फ्री फेयर ट्रायल इक्वल लॉ का जो एप्लीकेशन है उसका दर्ज देता है। अब ये कहते हैं कि फ्री फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला सुओ मोटो केसेस में। मुझे आप ये बताएँ कि क्या 3-4 हज़ार जो लोग इन्होंने रात को उठाए, घरों से मार-मार के घसीटते हुए डालों में डाल के ले गए, क्या उन पर आर्टिकल 10 नाफ़िज़ नहीं होता? हुँ, क्या आर्टिकल 10 सिर्फ़ 342 जो अरकान पार्लियामेंट उन पे नाफ़िज़ होता है? क्या आर्टिकल 10 हुक्मरानों को ये हक देता है कि आप हुकूमत करते रहो, बराजमान रहो किसी भी तरीके से, जिस हाँ, तरीके से भी मनसब पे आ जाओ? आर्टिकल 10 हरगिज़ हुक्मरानों को हुकूमत करने का हक नहीं देता। ये हुँ, क्रॉस द बोर्ड 23 करोड़, 24 करोड़ जितने भी हम हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने हैं। जितने भी हम हैं, उन सबको एक इक्वल राइट देता है कि वो सब जो है इंसाफ के नफ़ाज़ के बारे में
बिल्कुल मुनसिफ़ाना तौर पर उनके ऊपर कानून नाफ़िज़ हो। तो आर्टिकल 10 की वायलेशन हो रही है इस लॉ में। इसी तरह इस जो उन्होंने कहा कि 25 मैंने अर्ज़ किया कि 25 के बाद नीचे 25 ए भी है, जिसमें हाँ, सबको इक्वल एजुकेशन का राइट दिया गया है। तो 10वीं जमात तक मुफ़्त और एजुकेशन है। क्या बलूचिस्तान में दे रहे हैं? दे क्या रहे हैं, किसी और हाँ। सूबे में दे रहे हैं? क्या पंजाब में भी दे रहे हैं? जो फ्री एजुकेशन का एक इदारा था सबसे बड़ा एजुकेशन कमीशन, वो तो इन्होंने तोड़ दिया। हाँ। मतलब उसकी तो फंडिंग ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चले गए पैसे तो सारे। अभी अभी फिर अभी अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन पर कायम दायम हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर हाँ, नहीं है सॉरी। लीगली? हाँ, वो आपके सवाल 2-3 रह गए थे। हाँ, नंबर 1 हाँ। एफ के बंदियाल पे दबाव है, लेकिन वो रिज़ाइन नहीं देंगे। मैं उनकी तबीयत को जो उनके फ़ैसले मैंने माज़ी में पढ़े हैं, देखे एफ के हैं। बंदियाल नहीं है, सॉरी अता जस्टिस मोहम्मद बंदियाल। बंदियाल। हाँ, उनके वालिद साहब एफ के बंदियाल। हाँ, हाँ। वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। इनके अच्छा, वालिद नहीं साहब करेंगे। भी ऐसे थे, ये भी रिज़ाइन नहीं करेंगे, प्रेशर भी होगा तो नहीं करेंगे, जान फाइट दे करेंगे। देंगे। हाँ, जान दे देंगे, रिज़ाइन नहीं करेंगे, फाइट करेंगे। अभी देखें ना क्यूरेटिव जो इन्होंने रिव्यू की अपील वापस ली है, वो उस पे भी स्टैंड करेंगे और उस पे भी वो हर सूरत में जो है ना वो डिसीज़न देंगे जो भी होगा। इन कैमरा मतलब बंद कमरे में समाअत करेंगे, अपने चेंबर में करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो राइट पर है। अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब ये जो सिला देने की बात है सुप्रीम कोर्ट के एक ख़ास सर्कल को, वो क्यों नौबत पेश है? क्यूरेटिव रिव्यू है क्या? ये क्यों पेश किया गया है? क्यों हाँ। अपना जो चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो मैदान में आ गए हैं और जो पंजाब में इस वक़्त बुज़दार साहब जैसे हुक्मरान हैं, मतलब जो रातों रात 3-3 हज़ार पुलिस वालों को प्रमोशनें दे रहे हैं, 2-200 3-300 ट्रांसफर पोस्टिंग रोज़ हो रही हैं, जिनका पता नहीं लग रहा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इन लोगों को हमें ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इस वक़्त जो पोज़ीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो 10 रुकनी एक बेंच ने जो एफ सॉरी जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के बारे में एक जुडिशियल कंप्लेंट गई थी, रेफरेंस गया था, वो अभी अपने अंजाम को नहीं पहुँचा। जो रेफरेंस इमरान खान के दौर में गया था, वो अभी अंजाम को नहीं पहुँचा, वो वहाँ पे ज़ेर समाअत है। एक नई प्रेसिडेंट पैदा किया था सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिख़ार चौधरी के ज़माने में जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने समाअत करके एक बड़ा बेंच बना के समाअत करके तो उस रेफरेंस को ही फ़ारिग कर हाँ। दिया था। इसी तरीके से जो ये वाला रेफरेंस था, इसके बारे में भी 10 रुकनी बेंच बैठा था, जिसकी सदारत इन्हीं जज ने की थी जिनसे इस पर बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं। इस वक़्त जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ राय है, वो समझ रहे हैं कि शायद कानून का सिर्फ़ उनको पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। जो मैं फैसलों से समझ रहा हूँ ना कि हर केस के हाँ, बाद उनका हाँ। जवाब आ जाता है। हर केस के बाद 3-4 जज जो समझे जाते हैं कि एक ग्रुप से, वो अपना जवाब दे देते हैं। तो कौम को अदलिया से भी और कोई जिससे उम्मीद नहीं जिससे है। उनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता उसके बारे में भी दे देते हैं। हाँ, वही जैसे वो सुओ मोटो के बारे में हाँ, 20 नंबरों के उसमें फैसला दे दिया। हाँ। तो वो रेफरेंस अभी अपने अंजाम को नहीं पहुँचा, उसमें 10 रुकनी जो कोर्ट बैठी थी फुल कोर्ट, उसने एफबीआर के चेयरमैन को एक डायरेक्शन इश्यू की थी कि आपने 100 दिन के अंदर-अंदर इस सारे केस की एक प्रोफाइल हमें पेश करनी है। अब नाज़रीन को आपके ये मालूम होना चाहिए कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनका केस ज़ेर समाअत है, उसकी 100 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी है एफबीआर से। अच्छा, उसका एक टाइम फ्रेम तय था, जैसे इस वक़्त एक टाइम फ्रेम इलेक्शन का तय है, एक टाइम फ्रेम जैसे जब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका एक टाइम फ्रेम हाँ। तय था। तो इसी तरीके से इसका भी एक टाइम फ्रेम तय है कि इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, तो उसका जो एंड टाइम फ्रेम था वो 100 डेज़ का था। अब वो 100 डेज़ होने वाले हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की आँख खुली, उनको किसी ने कहा होगा कि भाई रेफरेंस आने वाला है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जिसकी सदारत चीफ जस्टिस करेंगे और उसमें 4 जस्टिस साहिबान भी होंगे। उसमें आगे क्या 4 चीफ जस्टिस साहब तो आगे क्या किस्सा बनेगा ये तो ज़ाहिर है, देखेंगे। हाँ, लेकिन हाँ। फिलहाल तो एक तलवार तो लटक गई ना, उस तलवार को हटाने के लिए क्यूरेटिव रिव्यू लाया गया कि अब उसी को वापस लेते हैं ताकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो एक बीच में एक तलवार सी है, वो भी सर से हटा ली जाए। ये है असल में एक सीन। अब लोग ठीक। इसको समझ रहे हैं कि ये शायद अदले का बदला है, लेकिन बहरहाल अब जो भी है इसमें हाँ। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस वक़्त हुकूमत के मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो रेफरेंस है उसके नीचे हैं और उनको भी फिर
मुख्तलिफ सरकारी केसों की समाअत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, वो सॉरी अपना पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट जब उनका रेफरेंस वापस ले रही है या अपना क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले रही है, तो उनको एक बड़ा रिलीफ दे रही है। रिलीफ तो दे रही है ना सर। हाँ हाँ इस तरह का रिलीफ मुझे दे दे, आपको दे दे, यानी किसी के खिलाफ भी कोई मामला ज़ेर समाअत है तो वापस ले ले, तो उसको एक बेनिफिट तो दे दिया। अब मेरी कौम से ये अपील है और जज साहिबान से ये अपील है, ज़ाहिर है हमारी कोई पोजीशन तो नहीं है, लेकिन हम एक अपील तो कर सकते हैं ना, शहरी तो है ना। अखलाकी क्योंकि तौर पर जिस कर सकते इस्लामी मामलात का हवाला दिया, इस्लामी टच जो दिया है, जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने अपने फैसले में इस्लामी टच भी दिया हाँ ना, सूरह हाँ अहज़ाब, हाँ सूरह हाँ 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 अल-बकरा और इनके जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, साथ इमाम अबू हनीफा का रेफरेंस दिया, तो इस्लामी टच आ गया। तो मैं भी इस्लामी टच देते हुए, चूँकि इस्लाम में तो एहतसाब एक आम आदमी कर सकता है और बाद लोग तो ये कहते हैं कि इस्लाम में मोहतसिब जो है, वो कोई इदारा नहीं है, बल्कि हर आदमी, हर मुसलमान मोमिन जो है मोहतसिब है। तो मैं बिल्कुल भी बिल्कुल बतौर इस्लामी मोहतसिब के ये कहता हूँ कि आप यानी वो ग्रुप जो अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग या ओपिनियन शो करते हुए इस हुकूमत की दुरुस्तगी के बारे में वो हुकूमत से मुताल्लिका केसेस, रेफरेंसेस, ना ना मामलात ना सुनें। ना सुने। ये अच्छी अपील है आपकी, अल्लाह करे कि सुनी जाए। और अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट साहब ने भी जो वो जो बिल इन्होंने भेजा था वो उन्होंने वापस भेज दिया। अब वो आएगा, अब ये जॉइंट सेशन इन्होंने बुला लिया है, अब उसमें ये पेश करेंगे और फिर वापस भेजेंगे, और 10 दिन अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या सिचुएशन बनेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी, जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसमें भी चेंजेस कर रहे हैं। 57 58 क्लॉजेज जो हैं उसमें चेंजेस करके इलेक्शन कमीशन को सारी तारीख अनाउंस करने की जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। तो ये तो क्लैश की तरफ जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई भी सूरत बनती है कि इलेक्शन जो हैं वो 14 मई को हो जाएं जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? और 10 अरब रुपए भी, आप 10 अरब रुपए भी सुन रहे हैं कि उन्होंने जारी कर दिए। अब ये पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन सुना है कि 10 अरब रुपए जारी कर दिए उन्होंने। बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो सोच रहा था कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं खुद ही शुरू हो जाऊँगा। नहीं नहीं, सर, प्लीज गो। मामला यूँ है कि आईन पाकिस्तान में जो 8वीं तरमीम हुई मौलाना फजल रहमान की मदद से, मौलाना फजल रहमान की मदद से जनरल ज़िया-उल हक ने जो आईन में तरमीम की, उसका उसमें उनका अपना नाम भी आ गया, जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक। और उस वक़्त पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई कि क्या किसी मुल्क के आईन में किसी शख्स का ज़िक्र हो सकता है? क्या कोई लॉ ऐसा बन सकता है जो किसी पर्सनल ओरिएंटेड हो, किसी आदमी के नाम के साथ हो? तो ये हुआ कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो किसी ख़ास टारगेट, जिसका हदफ ख़ास आदमी हो, जिसका मामला ख़ास वो हो। अब इस सारे जो इस वक़्त कानून बन रहे हैं, उन सारों का टारगेट जो है वो एक टारगेट है कि हमने हुकूमत में रहना है और इलेक्शन नहीं होने देने हैं। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए सारे लॉ बन रहे हैं। अब कभी इनका निशाना बनता है सदर मुमलिकत, जो आपने कहा कि इलेक्शन रूल्स में भी तरमीम लाने के डेट जो है, वो अनाउंसमेंट जो है सिर्फ़ सदर पाकिस्तान से ले लिया जाए और सिर्फ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर करे। अब ये एक पर्सनली जिसको कहते हैं ना कि शख्स से के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये शिक तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी कि तकरीबन कोई 50 साल से चली आ रही है, तो उस 50 साल तो में तो ये शिक ठीक रही। और अब ये शिक एकदम गुनाह में तब्दील हो गई क्योंकि एक आदमी ने सच बात कर दी। अच्छा, इसी तरीके से जो इलेक्शन एक्ट में और इलेक्शन रूल्स में तरमीम लाना चाह रहे हैं, वो भी सारी की सारी पर्सन ओरिएंटेड है, पर्सनल टारगेट है उसमें सदर, कि उसको हटाया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट में तरमीम आ रही है, उसमें भी एक पर्सन टारगेट है कि जस्टिस बंदयाल साहब हैं, उनकी पावर्स को खिड़की में लिया जाए। अब इस पे कुछ लोग हामी हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं। अच्छा, जो उसमें मज़ीद रूल में जो तरमीम की गई है, सुओ मोटो रूल्स के जो ला रहे हैं प्रोसीजरल सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी एक डाला गया है कि जो 3 पिछले 30-35 सुओ मोटोज़ में जिनको नुकसान हो गया है, जो भी अपील में करना चाहें तो 3 महीने के लिए कर सकते हैं। ये भी एक पर्सन को रिलीफ देने के लिए हुआ। इन्होंने नैब के कवानीन में जितनी भी तरामीम की, वो पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी, जिनके नैब में मुकदमे चल रहे थे। ज़ाहिर है जिनके नहीं चल रहे थे, उनसे तो जुड़ी हुई नहीं थी। तो इस हुकूमत ने जितने भी काम किए हैं, वो सब के सब जो है वो शख्सियात से जुड़े हुए हैं। शख्सियात से जुड़े हुए हैं, वो सब के सब। और ये सारे के सारे अनलॉफुल हैं, गैर कानूनी हैं और इन सबको मनसूख होना चाहिए। इन सबको जो है ना, चाहे वो नैब में हुए, चाहे वो आइन में होने वाले हैं, चाहे जिनका आपने ज़िक्र किया वो हों। अच्छा, जो 10 अरब रुपए है, इसकी पहले तरदीद आई, फिर इसहाक डार से सवाल हुआ, उन्होंने गोल-मोल कर दिया। तो ये एक अज़्यूम कर लिया कि शायद ये तरमीम नहीं हुई।
शायद ये 10 अरब रुपया वापस नहीं हुआ नहीं, हाँ। एक्चुअली। 10 अरब रुपया कहते हैं कि ये वापस दे दिया गया उनको, अपना चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन को मिल को। गया है और वो इस पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर ये 10 अरब रुपये देते हैं या नहीं देते हैं तो 10 तारीख तो सर पे खड़ी है ना। खैर सर पे जब खड़ी है। लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 10 तारीख सर पे वो पैसा अगर सुप्रीम उसको उनको नहीं देंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो उनका राइट है। हाँ। अब ये बातें बन रही हैं कि जी ये बजट में आएगा या जी उसमें आएगा। मुझे आप ये बताएं कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस मुकर्रर करते हैं कौन से बजट में, ये जो आटे गंदम चीनी की कीमतें रोज तय करें कौन से बजट में, ये जो इन्होंने कहा कि हम आटा देंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कौन से बजट में था। फिर उन्होंने कहा जी 1 थैला मिलेगा, ये कौन से बजट में था। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया 2 थैले मिलेंगे, ये कौन से बजट में। तो ये जो बजट बजट करते फिर है ना, 90% चीजें बजट से बाहर हैं। इसलिए ये कहना कि बजट के लिए अप्रूवल दरकार है, तो ये बजट के लिए वो अप्रूवल दरकार है जो इन्होंने टैक्स में रद्दोबदल करना है। लेकिन जो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें जैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, बजट में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने पब्लिक को रिटर्न कर देना है। हाँ, हाँ। ये जो इन्होंने किसी से पैसे लेके किसी को दे देने हैं, तो उसके लिए बजट में जाना जाना जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैसे किसी से लेके किसी को दे दें, मतलब मेरे से पैसे लेके इनको दे दें, आपसे थोड़ा सा ले लें, 100 रुपए आपसे। तो फिर आपको नजर आता है कि इलेक्शन जो हैं वो आपको टाइम पे होते हुए नजर आ रही? अच्छा देखें, दो चीजें हैं ना, जैसे हम कह रहे थे कि फंदा एक है, गले दो हैं, तो किसी एक में ही जाना है। लेकिन बाद औक़ात एक ही फंदा दो को भी लटका देता है। तारा मसीह लेकिन कहते हैं कि लेकिन ये जो आप कह रहे, मैं वही कह रहा हूँ कि जरा ये जो फंदों वाली बात है, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इसका नतीजा निकलेगा कि कोई फंदे से बाहर निकल के इलेक्शन करवा देगा या नहीं करवाएगा? देखिए, ये बड़ा टाइमली जा रहे हैं। टाइमली ये है कि इन्होंने पूरा टाइम फ्रेम बनाया हुआ है कि इतने दिन में हम ये जो एक्ट है ये पास करवा लेंगे और इतने दिन में हम सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज हो जाएंगे और चीफ जस्टिस से उसकी जो सुओ मोटो पावर्स को और बेंचेस बनाने की पावर वो कर्टेल कर लेंगे। तो इनको ये नहीं पता कि क्या चीफ जस्टिस साहब जो है वो चुप करके बैठे रहेंगे 10 तारीख के बाद? यही ना, अब जैसे जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ी, उसको ये नहीं पता था कि आगे क्या उलझाव आएगा। ठीक है ना, जो हम पहले भी एक उसमें बात कर चुके हैं कि दूसरे के पास क्या कार्ड्स हैं वो इनको नहीं पता। 10 तारीख को कोर्ट बैठी हुई है और ये जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि अदालत मींस सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट करेगी कमांडर इन चीफ को या कोर कमांडर को या आर्मी चीफ को कि आप तहफ़्फ़ुज़ दो, इम्प्लीमेंट करवाओ हमारे उस रूल को जो हम नाफिज कर चुके हैं, उस फैसले को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कमांडर इन चीफ या कमांडर जो है वो इसको निगेट करेंगे। इसलिए मुझे बज़ाहिर इस वक्त नजर आ रहा है कि पंजाब में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो ये इतना बड़ा क्राइसिस होगा कि फिर आइन जब टूट जाएगा ना, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एक हुकूमत उसमें से एक सिक्की वायलेट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। फिर मसलन लाहौर में या पाकिस्तान में जितनी भी डकैतियां हो रही हैं, किसी चोर को सजा नहीं हो सकेगी क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्बैंड हो गया। फिर जो तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगी? इसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगी? क्या चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी आएगी, काजी फायद ईसा पे आएगी, न्यूट्रल्स पे आएगी? और चीफ जस्टिस तो बिल्कुल कानून के मुताबिक चल रहे हैं और वो फ्यूचर में भी चलेंगे। इसकी जिम्मेदारी उन 5 जजों पे आयद होगी जो 5 फैसले दे रहे हैं और कौम को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फैसला शॉर्ट ऑर्डर था और कब बताया गया कि तफसीली ऑर्डर भी देंगे। देखिए, हम जब भी मैं कोर्ट में बहुत जाता रहा हूँ 1980 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, तो हमने तो हमेशा ये सुना कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, तफसीली ऑर्डर बाद में आएगा। ये जो 5 जज साहबान ने फैसले दिए, 4 जज साहबान ने, उसमें उन्होंने कोर्ट में ये बताया ही नहीं, जो उन्होंने 4 लाइनों में केस डिसमिस करके अलग हुए या नहीं हुए, ये भी एक इबाम है। भाई नहीं हुए तो अगले वक्त आप एक ही कोर्ट में बैठे हुए ना, इतना लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो क्यों है? क्यों है कि आप साथ वाले कमरे में जाके चीफ जस्टिस साहब को कह दें कि भाई मैं अलग नहीं हुआ, ठीक है ना, या समाअत के दौरान आप सेक्रेटरी को कहें या किसी को भी कहें कि 2 कुर्सियां और लगा दो, हम आ रहे हैं, हम तो अलग नहीं हुए। कोई रोक तो नहीं रहा ना, आखिर वो भी अपने आप को सीनियर मोस्ट जज। तो ये किसी के ईमा के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं जजेस, या ये उनकी अपनी बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल बड़ी जबरदस्त किस्म की सोच है जो एकदम उनको ख्वाब आया है कि अचानक के जनाब ये बस ये जो मैंने किया है अभी। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, कानून का जोक है, कानून को जो है ना जोकर बना दिया है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने कानून को जो है ना, हम कहते हैं मुमकिन आग,
मैं सुबह सो रहा था कि कानून मोम की नाक नहीं है, कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम इसलिए है कि हमने इन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको सीधा कर लिया। हम्म। उसके बाद वो फिर टेढ़ी हो गई, यानी फिर हो गए। यानी 3,500 लोग जेलों में चले गए, 10 इनके आर्टिकल 10 को बुलडोज करते हुए, और फिर हाँ इन्होंने दुम को सीधा किया और अपनी हाँ। हुकूमत को बचाने के लिए कि जी इनको रिलीफ मिल जाए। ये हम्म। जो 30 लोग मुतासरा हैं एक सुओ मोटो में, उनको रिलीफ हाँ। देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे बमशे चलाना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो 4.25 हैं, उन 1000 है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये कुत्ते की दुम है जो चंद लोगों को रिलीफ देने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती है। अब अच्छा, ये अब इधर सीखिए मगरमच्छों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। उसके बाद ये हाँ फिर यूं हो जाएगी, जब मुझे चाहिए आपको चाहिए तो यूं हो जाएगी। हाँ। तो फिर इसमें इस पूरी सूरत हाल में जो न्यूट्रल्स हैं उनका क्या रोल है? क्या वो न्यूट्रल हैं या खामोशी से कुछ ना कुछ और भी कर रहे हैं? सिर्फ खामोशी जाहिर है और बाकी देखें, कुछ। जिस वक्त कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा था, हाँ उसके 2 घंटे बाद अहमद लुधियानवी साहब आ गए। हाँ। उन्होंने दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के ये भी प्लेटफॉर्म से वैसे कहा, अपनी नोयत का एक अजीब वाकया हुआ है। हाँ, उन्होंने सर अपने प्लेटफॉर्म से क्या कहा, इशारा क्या दिया? उन्होंने कहा कि जब हम सड़कों पे आएंगे तो ये बर्गर और ये फलाने मम्मी लोग हैं डैडी। कि हमें, हाँ। हाँ, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जुमला है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। हम्म। तो वो भी यही कहते हैं ना कि बर्गर और मम्मी और डैडी तितलियां और तितलियां वगैरह। हाँ हाँ। हाँ, और इनके पाँव जल जाएंगे जब हम आएंगे मैदान में। तो देखें, पाँव तो अल्लाह ताला जानता है कि किसके जलेंगे, तितलियां अल्लाह ताला जानता है कौन होंगी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता है वो एक मुसलमान औरत ने बनाई थी। और हाँ। दुनिया का जो मुहज़्ज़िम माशरा और एक अच्छा माशरा बनता है वो एक तरक्की याफ्ता, तहज़ीब याफ्ता, पढ़ी लिखी माँ ही बनाती है। ये इस्लाम में है, जो फजल रहमान साहब ने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कल परसों जब हमने एक प्रोग्राम किया कि पैसा बाहर जा रहा है और मौलाना साहब के साहबजादे बाहर तुर्की में हाँ। मकान ले रहे हैं, तो मुझे बताया गया है कि बेनज़ीर भुट्टो से इनके अब्बा जी ने भी एक प्लॉट लिया था और बाद अच्छा। में उसकी तकसीम का झगड़ा भी चला था कि वो पहली बेगम के हिस्से में आएगा या दूसरी बेगम के हिस्से में आएगा। तो ये प्लॉटों की सियासत और ये ये सारा चलती खेल है। मुल्क में जो है ये पैसों का है। मैं आपको एक और वाक़या अभी याद आ गया कि एक हेडलाइन लगी थी जंग अखबार में। वो हेडलाइन ये थी कि दुनिया का पहला मार्च, इस्लामी दुनिया का पहला मार्शल लॉ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लगाया था और ये बात कहने वाले थे मौलाना अब्दुल मालिक साहब। तो अच्छा। मुझे इस पे बड़ी लेदे शुरू हुई। उनकी कोई अपनी तवज्जो होगी, हो सकता है कोई स्कॉलरली डिबेट हो जो अगर हमारे जैसे मीडिया में आ जाए तो नहीं आनी चाहिए। तो उलमा हजरात जो हैं वो जो ये अब मोम की नाक तो कहने को दिल नहीं कर रहा कि किसी भी तरह मोड़ लेते हैं अपनी चीज़ों को, कुछ भी कह लेते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, चाहे वो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल हो, चाहे वो कोई और हो। तो हाँ। ये बड़ी एक दर्दनाक सिचुएशन है। ये मुल्क को उस किस्म के इमामों की ज़रूरत है जिसका जिक्र काजी फायदीसा ने अपने फैसले में किया है। अफसोस की बात है कि ना उस किस्म के काजी इमाम मौजूद हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया है, ना उस किस्म के काजी मौजूद हैं जो इस्लामी तारीख में खड़े खड़े सजाएं देते रहे थे, और हाँ। ना उस तरह के खलीफा राशिद मौजूद हैं कि जिन पे एक मुजरिम ने थूक दिया था तो आपने उसको माफ कर दिया था। अब बेशक तो कहते बेशक। हैं कि नहीं, तू फाय चढ़ेगा क्योंकि तूने थूका भी है। तो कभी है। तो अल्लाह लेकिन खैर करे। दुनिया में जमहूरियत इसी तरह से चल रही है। आप देखें, ट्रंप ने जज पे नहीं इल्ज़ाम लगा दिए। हाँ। ट्रंप ने जो सही। मर्चेंट हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया है, जो और प्रोसिक्यूटर पे भी लगा दिया, बाइडेन पे सब भी पे। लगा दिया कि बाइडेन की जो कैंपेन चला रही थी एक एजेंसी, एक मीडिया कैंपेन जिसने लॉन्च की, उसके जो अपना साथ एक और कंपनी अटैच थी, छोटे ग्रुप अटैच था, वो लोग थे जो उन्होंने जज भी की कर बेटी थी। दिया। हाँ दुनिया सही भर में बात। इसी तरह से चल रही है ऐसे ही जमहूरियत होता की, है। इसलिए तो इस्लाम में चलें इस जमहूरियत है ही नहीं। इसीलिए इस पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा और नज़र भी रखिएगा। आपकी अमीक निगाह जो है उससे कोई चीज़ जो है वो छुपी भी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक थैंक है, यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। परवाह ना देना। अल्लाह खैर करेगा।